बैक स्टूडेंट और हम देखने लगे हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव। इजी टॉपिक है हमारे पास ये, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एनर्जी इज ट्रांसमिटेड बाय साउंड वेव पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव, ठीक है। तो पहले इसको हम समझते हैं। हमें पता है जो साउंड है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लॉन्गिट्यूडिनल वेव का मतलब ये, अगर मैं इस डायरेक्शन में बोल रहा हूँ तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, पैरेलल टू इसी डायरेक्शन हमारे पास क्या होते हैं, टू एंड फ्रो मूव कर रहे होते हैं। फिर परपेंडिकुलर किस तरह हो गया एरिया के, देखो अगर मैं ये वाला एरिया ले लेता हूँ, इस एरिया को अगर देखो तो अब ये पार्टिकल्स एरिया के क्या बन रहे हैं, यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर बन रहा है, ठीक है, 90 का एंगल बन रहा है। तो और पर यूनिट टाइम का मतलब ये 1 सेकंड में यानी कि जितनी एनर्जी ट्रांसमिट हो रहा है एक एरिया में से, पर यूनिट एरिया में से जितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है पर यूनिट टाइम में, तो उसको इंटेंसिटी बोलेंगे। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो आई है वो किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि जो एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है किसके जरिए ट्रांसमिट हो रही है, साउंड वेव के जरिए ट्रांसमिट हो रही है, और वो पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया होगा, ठीक है, और पर यूनिट टाइम में से गुजर रहा होगा, यानी कि अगर जा रहा है तो इसको कोई ना कोई टाइम लग रहा होगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ साउंड बोलते हैं। क्लियर? ओके। अब एनर्जी जो होता है, एनर्जी को हम वर्क डन भी बोलते हैं, और वर्क डन होता है F.D। इज इट क्लियर? ओके। तो अगर हमने पावर की बात करें तो पावर क्या होता है कि हम कितना वर्क डन कर रहे हैं या कितना एनर्जी लगा रहे हैं और कितने टाइम में लगा रहे हैं, तो उसको हम पावर बोलते हैं। अगर मैं पावर का फॉर्मूला बताऊं तो हमारे पास पावर क्या होता है कि कितना या तो मैं वर्क डन कर रहा हूं, या फिर वर्क डन की जगह हम क्या लिख सकते हैं कि कितनी मैं एनर्जी लगा रहा हूँ, ठीक है, और कितने टाइम में लगा रहा हूँ, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पावर। अगर हमारे पास एक मशीन है, ड्रिल मशीन है, और वो यहाँ पे वर्क डन कर रही है कि मैं होल कर रहा हूँ यहाँ पे, और उसको 5 मिनट लग रहे हैं, और दूसरे को हमारे पास 1 मिनट लग रहा है, तो जो बी होगी यानी कि उसमें के अंदर ज्यादा पावर, क्योंकि वो वर्क डन कर रहा है, वो एनर्जी लगा रहा है, और वो काम कितनी देर में कर रहा है, कम टाइम में कर रहा है, तो हम कहेंगे उसकी पावर ज्यादा है। तो क्लियर हो रहा है पावर का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे? ओके। तो अगर मैं ई और टी को देखूं यहाँ पे, ई एनर्जी या वर्क डन भी कह सकते हैं, वो टी हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे, पी के बराबर हो जाएंगे। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो हमारे पास इंटेंसिटी होती है वो पावर डिवाइडेड बाय एरिया के बराबर होगा। क्लियर? ओके। अब अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो जो पावर का यूनिट होता है वो वॉट होता है, ठीक है, SI यूनिट। और जो एरिया होता है मेरे पास वो किसके बराबर होता है, मीटर स्क्वायर के। तो जब हमें पता है नीचे से एक चीज ऊपर जाती है तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो मैं कह सकता हूँ वॉट मीटर पर स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, इसका SI यूनिट भी मेरे पास आ गया। इज इट क्लियर? ओके। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है वो रिलेशनशिप दिया हुआ है इंटेंसिटी का और एम्पलीट्यूड का, जो कि ये रिलेशनशिप है हमारे पास कि जो इंटेंसिटी होता है हमारे पास वो क्या हो रहा होता है, वो उसका डायरेक्ट रिलेशन है या वो इक्वल होता है हमारे पास चेंज एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ये एरिया नहीं, ये एम्पलीट्यूड है। अब हम देखते हैं ये कैसे आया, ये वाली बात कैसे है। ये डिवाइड हो रहा है 2, वो 1/2 काइनेटिक एनर्जी से आया है, और रो v के साथ, स्पीड के साथ हमारे पास हो रहा है। उसको भी मैं देखते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि ये कैसे हो रहा है यहाँ पे। तो गौर से देखो, यहाँ पे हमें पता है कि ये एक प्रेशर वेव्स होती है हमारे पास, इसके अंदर एक एनर्जी होती है, और जो एनर्जी होती है, जो एनर्जी यहाँ पे है वो कौन सी एनर्जी इसके अंदर होती है, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे पास इसके अंदर कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। क्लियर? और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, 1/2 mv²। इज इट क्लियर? ओके। अब ये चीज तो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, पीछे क्या बचा, v² बच गया, ठीक है। तो ये v² पर जरा ध्यान देना, यहाँ पे क्या हमारे पास होता है कि अगर मैं यहाँ पे ये एक वेव ले लेता हूँ, वो से देखो, ये मैंने एक वेव ले ली, क्लियर, 2 हर्ट्ज हमारे पास है इसके अंदर, और एक और मैं ले लेता हूँ यहाँ पे वेव, ठीक है, ऐसे करके और ऐसे। इज इट क्लियर? ओके। अब देखो, अगर यहाँ से ये चीज कांस्टेंट है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो असल यहाँ पे इसके अगर मैं बात करूँ तो वो डिपेंड कर रहा है v² के वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और हमें पता है जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर होता है, वो होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक है। अब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट है वो ये रहा, और फिर ये रहा, मैंने 2 यहाँ पे क्या किया हमारे पास एम्पलीट्यूड में। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है कि मेन पोजीशन से हमारे पास हाईएस्ट कितना डिस्प्लेसमेंट तय करता है। तो एक दोस्त ये तय किया यहाँ पे, ठीक हो गया, और दूसरा मेरे पास क्या तय किया उसने, ये तय किया। ये 2 डिस्प्लेसमेंट हमने क्या किए, तय किए। इसका मतलब ये हो रहा है यहाँ पे कि जितना मेरे पास एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो हमारे पास
जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और डिस्प्लेसमेंट में अगर चेंज आ रहा है इसका मतलब वो क्या हो रहा है, वेलोसिटी हो रहा है। इसका मतलब जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा, हम ये कह सकते हैं कि जितना मेरे पास एम्पलीट्यूड बढ़ेगा उतना ही वेलोसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट के तो बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास, एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड यही तो होता है कि मीन पोजीशन से हाईएस्ट कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया। तो मैं यहाँ पे ये बात कह सकता हूँ, जो v वेलोसिटी है मेरे पास, ठीक है, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैं ये कह सकता हूँ वो इक्वल है, किसके इक्वल है, वो एम्पलीट्यूड के इक्वल है। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर मैं आसान लफ्ज़ बोलूं डायरेक्ट, जितना एम्पलीट्यूड बढ़ेगा उतनी ही मेरे पास वेव की क्या होगी, वेलोसिटी भी बढ़ेगी। इसके लिए उतना इसके अंदर क्या आएगा, चेंज आएगा। अच्छा, वहां पे बुक में डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ, अगर आपने डायरेक्ट करना है तो वो आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ठीक है, कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। इज इट क्लियर? ओके गाइस। अच्छा, अब क्या हो रहा है मेरे पास, यहाँ पे हमने कहा जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो v पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस पे हो रहा है, यानी कि उसका डायरेक्ट रिलेशन हो रहा है किसके साथ, v स्क्वायर के साथ हो रहा है। और v खुद किसके बराबर है, v खुद यहाँ पे भी मैंने देखा एम्पलीट्यूड के बराबर है। तो मैं कह सकता हूँ जो काइनेटिक एनर्जी है उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप किसके साथ हो जाएगा, एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ v पे स्क्वायर था, v पे स्क्वायर था, तो इस पे स्क्वायर आ जाएगा। तो एम्पलीट्यूड के अंदर ऊपर क्या आ जाएगा, मेरे पास स्क्वायर आ जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी मेरे पास एक एनर्जी है ना, ई एनर्जी है, और वो कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी थी। अब अगर वो एनर्जी पर यूनिट टाइम पे हो रहा है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, पावर में चेंज हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जो एनर्जी है यहाँ पे, ये एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा, मेरे पास एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशनशिप हो जाएगा मेरे पास पावर के साथ। ये इक्वल कह सकते हो पावर। अगर मैं पर यूनिट टाइम पे ले लूँ तो मैं कहूँगा ये एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा, पावर के बराबर हो जाएगा। ओके, अब अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन हमें पता है आई किसके बराबर है, आई इक्वल है पी के, यानी कि जितनी पावर बढ़ेगी उतनी मेरे पास इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे अगर मैं इस जगह पे देखूँ तो मैं ये कह सकता हूँ और अगेन यहाँ पे देखो जो पावर होगा, ये जो पावर है मेरे पास, अगर ये इस एनर्जी के बराबर हो रहा है तो एनर्जी खुद किसके बराबर था, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर था, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर का। तो मैं कह सकता हूँ जो पावर है यहाँ पे, पावर का हमारे पास डायरेक्ट रिलेशनशिप हो रहा है किसके साथ, काइनेटिक एनर्जी के साथ। और काइनेटिक एनर्जी का जो डायरेक्ट रिलेशनशिप था वो किसके साथ था, एम्पलीट्यूड के साथ था। तो मैं यहाँ पे एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर डाल देता हूँ। क्लियर? तो यहाँ पे अगर मैं इसी सब बात को यहाँ पे पावर पे, हमें पता है आई का जो था डायरेक्ट रिलेशनशिप है किसके साथ, पावर के साथ। और मैंने देखा कि पावर का डायरेक्ट रिलेशन काइनेटिक एनर्जी के साथ और यहाँ पे एम्पलीट्यूड के साथ हो गया। तो अगर मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करूँ इस पावर के अंदर, तो मैं कह सकता हूँ आई जो है मेरे पास वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा किसके, एम्पलीट्यूड को हम ए से लिखते हैं। और चेंज कितना चेंज आ रहा था, मैं यहाँ पे चेंज एम्पलीट्यूड, और यहाँ पे इस तरह करके ये स्क्वायर आया है। होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब इसके बाद जो नीचे वाली बात हो रही है वो ये हो रहा है कि जिस तरह मैंने कहा आई क्या है, एक एनर्जी है। और एनर्जी मैंने यहाँ पे क्या ली है, काइनेटिक एनर्जी ली है मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ यहाँ थोड़ी जगह, तो मैं आई को अगर लिखूँ यहाँ पे, एनर्जी मेरे पास कौन सी थी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी थी। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है मेरे पास, 1/2। ठीक है, एम वी स्क्वायर। और वी स्क्वायर हमने देखा कि वी जो था, वी स्क्वायर वो किसके बराबर हो रहा है मेरे पास, काइनेटिक के यानी कि एम्पलीट्यूड के। तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ ए स्क्वायर यानी कि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, और डिवाइड किया हुआ उन्होंने रो के साथ। यहाँ पे किसके साथ डिवाइड किया हुआ है, रो। रो का मतलब है डेंसिटी, यानी कि वो चीज़ कितना, अगर एक चीज़ की डेंसिटी कम होगी तो उसमें इंटेंसिटी जो का लेवल होगा वो बढ़ेगा, और एक चीज़ में अगर इंटेंसिटी कम होगी तो ये बढ़ेगा, और अगर ये ज़्यादा होगी तो इंटेंसिटी कम होगी। लेकिन उसकी इलास्टिसिटी पे भी डिपेंड करता है कि वो अगर उसको डीफॉर्म करूँ तो वो दोबारा अपनी शेप में आता है या नहीं आता, उस चीज़ पे फैक्टर पे भी डिपेंड कर रहा होता है। कीप इन माइंड। इज इट क्लियर? ओके, तो यहाँ पे ये रो लिया और साथ इन्होंने क्या ले ली, स्पीड ले ली हमने। ठीक है, अब अगर मैं इस हिस्से को हल करूँ, यानी कि जितनी स्पीड बढ़ेगी एक चीज़ में उतनी इसके अंदर इंटेंसिटी क्या होगी, हमारे पास कम होती जाएगी, शिद्दत उसकी कम होती जाएगी। इनवर्स रिलेशनशिप है इन दोनों का। अब अगर मैं इसके अंदर इसकी वैल्यूज पुट करूँ, सपोज कर लो आई बराबर है मेरे पास, ठीक है, 1 को तो साइड पे करो, यहाँ पे क्या आ गया, एम आ गया मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का, और ये ए स्क्वायर एरिया नहीं है एम्पलीट्यूड है, डिवाइडेड बाय 2। अब हमें पता है रो किसके बराबर होता है, रो हमारे पास बराबर होता है बच्चों, रो बराबर होता है
डेंसिटी होती है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी कि सब तीनों क्या है हमारे पास लेंथ ही है, लेंथ लेंथ लेंथ, ठीक है। तीनों हम क्या ले रहे होते हैं यहाँ पे, एक किस्म का लेंथ ही ले रहे होते हैं। तो मैं अगर मैं इसके अंदर वैल्यू पुट कर दूँ रो के अंदर, तो मैं कहूँगा यहाँ पे m डिवाइडेड बाय l मल्टीप्लाई बाय l मल्टीप्लाई बाय l, लेंथ विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। इस तरह का मैं यहाँ पे स्पीड का देखूँ इस जगह पे स्पीड, और एक मेरे पास a मल्टीप्लाई बाय t भी था, इसको मैं आखिर में लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे यहाँ तक बात आगे समझ, काइनेटिक एनर्जी के बराबर लेता हुआ जा रहा हूँ मैं इसे, और यहाँ पे मेरे पास ये स्पीड रहेगा। स्पीड हमें पता है किसके बराबर होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस हम लेंथ में लेते हैं, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, टाइम। इज इट क्लियर? ओके। अब यहाँ पे अगर मजीद देखूँ, ये तो एनर्जी के अंदर मैंने ये सारी चीजें पुट की है, ओके। नीचे और क्या रह गया, एरिया और टाइम रह गया, तो इसको भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, एरिया मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। अब देखो एरिया के अंदर क्या होता है, एरिया के अंदर भी मेरे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करने लगा हूँ, ठीक है। देखो जो एरिया है मेरे पास, एरिया के अंदर क्या है मेरे पास, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ या लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, ठीक है। अब देखो टाइम टाइम से कट जाएगा, ये दो लेंथ इस दो लेंथ से कट जाएगा मेरे पास, ये लेंथ इस लेंथ से कट जाएगा, ये जो मेरे पास मैथ था ये इस मैथ से कट जाएगा। पीछे क्या रहेगा, पीछे रहेगा मेरे पास बच्चों, हमारे पास I इक्वल है ए स्क्वेयर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ रहा है 2, हमें पता है ये क्या है, ये कांस्टेंट है, तो इस तरह। तो पीछे क्या रह गया मेरे पास, इंटेंसिटी इक्वल है इंटेंसिटी इक्वल है ए स्क्वेयर, यानी कि एम्पलीट्यूड के स्क्वेयर के वो क्या है, बराबर है, ठीक है। तो ये दोनों का ये जो हिस्सा बताया, ये रिलेशनशिप था हमारे पास इंटेंसिटी का और एम्पलीट्यूड का आपस में क्या रिलेशनशिप है, तो वो ये पेपर में मुझे नहीं लगता वो प्रूफ करने को बोलेंगे, बट जस्ट फॉर अ कॉन्सेप्ट जो है मैंने ये चीज़ यहाँ पे आपको बता दी है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जिसमें हमने डिफरेंस बताना है लाउडनेस का और इंटेंसिटी का, और उसके बाद हम इंटेंसिटी लेवल को देखेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ तक होपफुली समझ आ गया होगा।